नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूं। और आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित एमसीक्यूज़ की जो है अगली क्लास लेकर आए हैं और आशा कर रहे हैं कि आपको इससे ज़रूर फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है ना। तो बिना समय खोते हुए आज हम चलते हैं हमारी फर्स्ट क्लास की तरफ। ठीक है ना। फर्स्ट क्लास जो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें सबसे पहले जो है आपके लिए हम गद्यांश लेकर आए हैं, जैसा कि पैटर्न पेपर हमारा चल रहा है। ठीक है ना। तो इसको पढ़ लेते हैं। पहले देखिए क्या है। गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग का ही उपदेश दिया है। कर्म योग का उपदेश दिया था। संसार में आकर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, तभी वह मानव कहलाने का अधिकारी है और तभी वह अपना तथा अपने समाज का कल्याण कर सकता है। आलस्य और तथा निरुद्योग पूर्ण जीवन तो पशु जीवन है। जिसके खूंटे पर बंध गए हैं वह खाने को चारा तो देगा ही। उद्योग से मानव में स्वावलंबन की भावना का उदय होता है। इससे वह अपना तथा देश का कल्याण कर सकता है। आलसी व्यक्ति धोबी के कुत्ते की तरह होता है, जो न घर की रखवाली करता है और न घाट पर जा पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलसी व्यक्ति न अपना भला कर सकता है और न ही अपने परिवार का, न समाज का और न ही अपने राष्ट्र का। आलस्य का परित्याग करना ही सफलता का प्रथम सोपान है ना। तो आपके सामने जो है एक गद्यांश है और इसके अंतर्गत क्या कहा गया है, कर्म योग की बात बताई गई है। और कर्म योग का जो उपदेश है वह गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। ठीक है ना। तो यहीं पर है कि संसार में जो है अगर आप मानव कहलाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म करने से ही व्यक्ति अपने और अपने समाज का जो है कल्याण कर सकता है, उसका विकास कर सकता है, उसका भला कर सकता है। आलस्य और निरुद्योग पूर्ण जीवन तो पशु भी जीता है ना। सही बात है ना। आलसी बनकर जीना और बिना उद्योग के यानी कि बिना कर्म किए जीना तो पशु जीवन है। जो क्या करता है, किसी के खूंटे पर बन जाता है, इसका मतलब तो यह है कि वह कुछ ना कुछ खाने को तो देगा ही। उद्योग से मानव में स्वावलंबन की भावना का उदय होता है ना। स्वावलंबन की भावना हमने पहले एक स्वावलंबन का पढ़ा था, है ना, कि जो है स्वयं का अवलंबन करने की बात कही गई है तथा इससे वह अपने देश का कल्याण भी करता है ना। तो आलसी व्यक्ति किस प्रकार का होता है, धोबी के कुत्ते के समान होता है, जो न घर की रखवाली करता है और न ही घाट पर जा सकता है। इस तरीके से जो है ये आपके सामने एक बहुत ही सुंदर पैराग्राफ है ना। और यहाँ पर देखिए, आलस्य का परित्याग ही, है ना, सफलता की प्रथम सीढ़ी भी कह सकते हैं, सोपान भी कह सकते हैं, चरण भी कह सकते हैं। तो अब प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। देखते हैं आपका प्रथम प्रश्न क्या होगा। निरुद्योग शब्द में उपसर्ग है ना। क्या है, निरुद्योग शब्द में उपसर्ग बताना है आपको, है ना। ऑप्शन ए में है निर, ऑप्शन बी में है तिर, ऑप्शन सी में है नूर, निरु और ऑप्शन डी में है आपका निर, है ना। तो निर उद्योग के बाद हम यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा ऑप्शन आपका निर्धन उद्योग। ठीक है ना। इस प्रकार से होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। द और य को मिलाकर ध्य बनाकर भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन जो डी है यानी कि द है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसार का तात्पर्य है ना। संसार की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत ही ईजी आ जाएगा। अ में है दुनिया, ब में है विश्व और स में है जगत, यानी कि उपरोक्त सभी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, है ना। दुनिया भी, विश्व भी और जगत की, ये सारे जो है क्या है, संसार के पर्यायवाची शब्द ही है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धोबी का कुत्ता मुहावरे को पूरा करे, है ना, जो हमारे उसमें पैराग्राफ में आया हुआ है। देखिए क्या है ऑप्शन, न घर का न घाट का, ऑप्शन बी में है आपका घर और घाट का, ऑप्शन सी में है धोबी के घर का कुत्ता, ऑप्शन ड में है अ और ब दोनों, है ना, यानी कि ऊपर ये ए वाला और बी वाला दोनों सही। अब बताइए कौन सा इसमें से सही होगा, है ना। तो आपका जो परफेक्ट उत्तर होगा धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, है ना। तो ये जो है हमने मुहावरा पूरा कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, आलस्य का विलोम बताइए, है ना, आलस्य का विलोम बताइए, है ना। आलस्य का विलोम बताना, उल्टा बताना। ऑप्शन अ में देखिए आलसी, ऑप्शन ब में है बेआलसी, ऑप्शन सी में स्व में है स्फूर्ति और ऑप्शन द में है कोई नहीं, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो सी है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें आलस्य का उल्टा बताना है। आलस्य का उल्टा क्या होगा, उल्टा यानी विलोम क्या होगा, स्फूर्ति होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मयोग शब्द में समास है, कर्मयोग शब्द में समास कौन सा होगा, है ना। कर्म का योग, कर्म के लिए योग, है ना, कर्म और योग, ये सारे आप एक बार इसको जो है एक बार विश्लेषण करके फिर आप इसको निकाल सकते हैं, है ना। ऑप्शन देखिए, अ में है आपका तत्पुरुष समास, ब में है बहुव्रीहि समास, स में है अव्यय भाव समास, अव्यय भाव होना चाहिए यहाँ पर, अव्यय भाव समास, और द में है कर्मधारय समास, ठीक है ना। इन चारों में से जो है कर्म योग में कौन सा समास है, तो कर्म योग में जो है आपका तत्पुरुष समास होगा, कर्म के लिए योग, है ना, कर्म के लिए योग, है ना, ये होगा इसका, है ना। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि आपका तत्पुरुष समास जो है इसमें सही माना जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पद्यांश आ गया है ना, लेकिन फिर भी हम एक बार जो है यहाँ पर चलते हैं। इसमें देखिए एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि यह जो गद्यांश है इसका उचित शीर्षक क्या हो सकता है ना। तो बताइए क्या हो सकता है ना, इसमें किसके बारे में बताया गया है, इसको हमको देखना है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर आप अपने कमेंट में ज़रूर भेजें मुझे कि इसका जो है शीर्षक क्या होगा, इस गद्यांश का शीर्षक क्या हम मानेंगे, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, यह भी हो चुका था ये। अब देखिए हमारा एक पद्यांश है, कल हमने दोनों ही गद्यांश पढ़े थे, लेकिन आज हम एक पद्यांश आपके सामने लेकर आए हैं। पहले इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए, जो सैनिक रण में कौशल दिखलाता है, वह वीर चक्र उपहार रूप पाता है। देखो शोभित है चक्र, राष्ट्र के ध्वज पर गतिवान बनो कहता है शीश उठाकर। उस परम चक्र का क्रम न टूटने पाए, वह चक्र प्रगति पथ पर बढ़ता ही जाए, ठीक है ना। ये आपके सामने एक बहुत ही सुंदर जो है पद्यांश आया हुआ है। अब इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे वह हम यहाँ पर देखेंगे। क्वेश्चन पहला ही आ गया है आपका, गतिवान शब्द में प्रत्यय है ना, जो आपका इसमें पहले पद्यांश में गतिवान आया है, उसमें जो है आपका प्रत्यय कौन सा है वो देखना है। ऑप्शन अ में देखिए आन, ऑप्शन ब में है वान, ऑप्शन स में है अन और ऑप्शन द में है वन, है ना। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ऐसे ही आते हैं, आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आपका जो ऑप्शन ब होगा वह बिल्कुल सही होगा, गतिवान, ठीक है, इससे बना है गतिवान, तो आपका वान प्रत्यय लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश में रस का प्रयोग हुआ है ना, कौन से रस का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन अ में है श्रृंगार रस, ऑप्शन ब में है माधुर्य रस, ऑप्शन स में है वीर रस और ऑप्शन द में है कोई नहीं, है ना। तो हमने जो अभी पद्यांश पढ़ा है, जो कविता हमने पढ़ी है, जो सैनिक रण में कौशल दिखलाता है, वह वीर गति उपहार रूप पाता है। देखो शोभित है चक्र ध्वज के
राष्ट्र के ध्वज पर गतिमान बनो कहता है शीश उठाकर, उस परम चक्र का चक्र न क्रम न टूटने पाए, वह चक्र प्रगति पथ पर बढ़ता ही जाए। अब देखियो, आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको इस पद्यांश को पढ़ने में जो है किस प्रकार के भाव या किस प्रकार के रस आपको जो है आ रहे हैं उसको हमको देखना है ना। तो ऑप्शन देखिए, श्रृंगार रस ऑप्शन हमने देख लिए थे, तो हमारा जो यहाँ पर सही उत्तर होगा वह होगा वीर रस, यानी कि यह जो पद्यांश है वह वीर रस से प्रयुक्त है या इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है ना। उत्साहित होते हैं हम इस पद्यांश को पढ़ते समय, हमारे मन में जो है उत्साह बढ़ जाता है, तो इसका मतलब है वीर रस। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में सामयिक चिन्ह है ना, यहाँ पर चिन्हों की बात आ रही है। सामयिक चिन्ह कहाँ पर प्रयुक्त हुए हैं प्रस्तुत पद्यांश में, तो हमें फिर से हमारे पद्यांश की तरफ चलना पड़ेगा और आपका पद्यांश ये है। अब देखिए, इसमें जो है सामयिक चिन्ह कहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लाइनों में देख लीजिए, है ना। और जो आपको ऑप्शन पूछा है पहले या दूसरे पद में, तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 है ना, हम जो है 1 2 3 4 5 6 लाइनों को गिन लेते हैं और अब देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सामयिक चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन अ में है आपका दूसरे और छठे चरण में 2 बार लिखा गया है ये। ठीक है, 2 बार लिख लिया है, कोई बात नहीं। दूसरे और छठे चरण में आपका ब ऑप्शन में है, 5वें व छठे चरण में, स में है पहले व दूसरे चरण में, और द में है दूसरे व 5वें चरण में। ठीक है ना, तो अब हम यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, कहाँ गया ये रहा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, सामयिक चिन्ह का मतलब होता है ऐसा एक छोटा सा चिन्ह होता है, वह सामयिक चिन्ह के रूप में आता है, यानी कि आपका यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों जो लाइन है ना, ये दोनों जो पंक्ति है, इसमें क्या है सामयिक चिन्ह हमको दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो यानी कि दूसरा और छठे पद चरण के अंतर्गत हमको दिखाई देना चाहिए। ठीक है, फिर से हमारा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये रहा आपका, तो आंसर आपका होगा बिल्कुल असही है। दूसरे और छठे चरण के अंतर्गत सामयिक चिन्ह हमको देखने को मिलते हैं इस पद्यांश में। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नवा क्वेश्चन है, वीर चक्र शब्द में समास है। अब यहाँ पर समास हमको देखना है। समास में क्या हो जाएगा, ऑप्शन अ में है आपका कर्मधारय, ऑप्शन ब में है तत्पुरुष, ऑप्शन स में है बहुव्रीहि और ऑप्शन द में है द्विगु समास। अब बताइए कौन सा समास होगा इसके अंतर्गत, है ना। बहुत ही इजी है, तो आपका ऑप्शन ब जो है वह बिल्कुल सही होगा। वीर चक्र, वीरता का चक्र, वीरता के लिए चक्र, है ना, ये सारे इसके बनेंगे, तो इसका जो आंसर होगा तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ध्वज व राष्ट्र शब्द है ना, किस प्रकार के शब्द हैं, है ना। कौन से शब्द है, ऑप्शन अ में है आपका देशज, ऑप्शन ब में है तत्सम, ऑप्शन स में है तद्भव और ऑप्शन द में है इनमें से कोई नहीं। ध्वज और राष्ट्र शब्द किस प्रकार के हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वह जो है ब सही होगा, यानी कि तत्सम शब्द है, यानी कि हमने संस्कृत भाषा के शब्दों को एज इट इज़ हमारी हिंदी भाषा में ले लेते हैं, वह तत्सम शब्दों के अंतर्गत आते हैं। तो ध्वज और राष्ट्र इसी प्रकार के शब्द हैं तत्सम शब्द के रूप में। नेक्स्ट चलते हैं, अब देखिए हमारे जो गद्यांश और पद्यांश से संबंधित प्रश्न थे वो वहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं 10 प्रश्न। यहाँ पर जो 11वां प्रश्न है, अब ये जो प्रश्न हमारे चल रहे हैं वो चलेंगे आपके शिक्षण विधियों से, मेथड से संबंधित प्रश्न आपके सामने हैं। भाषा में आकलन प्रक्रिया है ना, कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन अ में देखिए, पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है। ऑप्शन ब में है सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है। ऑप्शन ब में है केवल बच्चों का निष्पादन जानने के लिए होती है। ऑप्शन द में है केवल शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। यानी आंकलन प्रक्रिया जो है भाषा के अंतर्गत, है ना, क्या है, इसको हमें बताना है। तो देखिए पाठ के अंत में दिए गए अभ्यासों में ये नहीं होगा,
केवल बच्चों के लिए और केवल अध्यापकों के निष्पादन के लिए भी नहीं होगा, बल्कि आपका ऑप्शन जो है वह बी राइट होगा। यानी कि आंकलन जो है सिखाने के दौरान चलती है, सीखने और सिखाने दोनों के दौरान जो है ये आंकलन प्रक्रिया चलती रहती है। नेक्स्ट देखिए, पूरक पाठ्य पुस्तकों का उद्देश्य है, पूरक है ना, पूरक पाठ्य पुस्तकें जो हमारे सिलेबस में है, इसके अलावा जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन में देखिए, बलपूर्वक पढ़ाना, ब में है अतिरिक्त गृह कार्य देना, स में है वाचन अभ्यास और द में है गंभीर साहित्य पढ़ना। ठीक है ना, तो पूरक पाठ्य पुस्तकों का जो उद्देश्य होगा वह होगा आपका ऑप्शन स बिल्कुल सही होगा। यानी कि वाचन अभ्यास के लिए बालकों को जो है पूरक पुस्तिकाएं या पाठ्य पुस्तकें दी जा सकती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नाटक शिक्षण का प्रश्न है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है ना, यानी कि नाटक शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जा सकती है। ऑप्शन अ में देखिए कक्षा अभिनय विधि, ऑप्शन ब में देखिए रंगमंच प्रणाली या विधि, ऑप्शन स में है अर्थबोध प्रणाली और ऑप्शन द में है व्याख्या प्रणाली। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चलने वाली नाटक में ये दोनों ही विधियां मानी जाती हैं। कौन सी? एक तो है आपकी कक्षा अभिनय विधि और एक है आपकी रंगमंच विधि। इन दोनों को तो हम वैसे ही हटा सकते हैं, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में अब हमको उपयुक्त जो होगी वह देखनी है। देखिए, सबसे उपयुक्त अगर मानी जाती है तो वह है आपकी कक्षा अभिनय विधि, क्योंकि यह कम खर्चीली होती है ना, और इस पर जो है नियंत्रण करना भी आसान हो जाता है ना। तो ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत आती है ना। तो आपका ऑप्शन यही होगा। रंगमंच प्रणाली बड़े बच्चों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। नंबर 1, बड़े बच्चे यानी कि जैसे कि बड़े स्टेज पर जो मान लीजिए उच्च से भी उच्चतर कक्षाओं के लिए होती है ये रंगमंच प्रणाली, बहुत खर्चीली भी होती है ना। इसलिए जो है इसको हम छोटे रूप में माध्यमिक और प्राथमिक रूप में जो है किसको मानेंगे, आपकी ये जो है कक्षा अभिनय विधि को उपयुक्त मानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। शिक्षा और भाषा का क्या संबंध है वो बताना है हमको। ऑप्शन ए में देखते हैं, शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। ब में देखिए, भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है। स में देखिए, अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है। और द में है आपका, भाषा और शिक्षा में कोई संबंध नहीं है ना। तो भाषा और शिक्षा का संबंध हमको यहाँ पर देखना है। शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, जरूरी नहीं है। भाषा और शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है, यह भी नहीं हो सकता। और भाषा और शिक्षा का कोई संबंध नहीं, यह भी नहीं हो सकता। लेकिन ये जो आपका आंसर है वह सही होगा, ऑप्शन स। क्या कह रहा है? अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली और दी जाती है, ठीक है ना। ये जो आपके आंसर है वह बिल्कुल परफेक्ट सही है भाषा और शिक्षा के संबंध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर कहानी रचना के लिए उपयोगी सामग्री है। उच्च प्राथमिक स्तर पर आप बच्चों को क्या कर रहे हो, कहानी पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो या लिखा रहे हो, है ना। ये सारी बातें रचना के लिए है ना, कहानी रचना के लिए। तो इसमें जो है उपयुक्त सामग्री या उपयोगी सामग्री कौन सी होगी? ऑप्शन ए शामपट्ट, ठीक है। ऑप्शन ब में है फ्लैश कार्ड, ऑप्शन स में है चित्रकथाएं और ऑप्शन द में है ये सभी, है ना। कहानी रचना करनी है तो उसके लिए जो आपका परफेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन द, बिल्कुल सही होगा, यानी कि सभी। शामपट्ट के द्वारा भी आप कहानी शिक्षण करवा सकते हैं, है ना, रचनाएं करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड के द्वारा भी और चित्रकथाओं के माध्यम से भी आप कहानी रचना कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री जो है इसके लिए उपयुक्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है ना। बच्चों के बोलने के कौशल का मूल्यांकन करना है, बच्चों के वाचन के कौशल का, बोलने के कौशल का मूल्यांकन करना है। इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त मानी जाएगी, ठीक है। देखिए, देखते हैं, ऑप्शन अ में है आपका, बच्चों के बीच परिचर्चा करवाई जाए। ऑप्शन ब में है
बच्चों का एक एक कर कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण करवाया जाए। ऑप्शन स में है शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें, और ऑप्शन द में है उपरोक्त सभी, है ना। बोलने के कौशल का मूल्यांकन करना है तो क्या करेंगे, बच्चों के बीच परिचर्चा बिल्कुल करवाएंगे, है ना। एक एक बच्चे को कक्ष में पाठ्य वस्तु पर भाषण करवाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें, यह भी सही है। इसका मतलब यह है कि आपका ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल सही है, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, है ना। कौन कौन से कारक जो है वह प्रभावित करेंगे, देखिए। ऑप्शन अ में है पारिवारिक और सामाजिक संपर्क, ऑप्शन ब में है परिवार की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन ब में है स्वास्थ्य, और ऑप्शन द में है आपका उपयुक्त सभी। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं, परिवार और सामाजिक संपर्क करते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति भी करती है, स्वास्थ्य भी करता है, और उपयुक्त सभी, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा आपका वह बिल्कुल सही होगा। भाषागत विकास में आपकी आर्थिक स्थिति भी, सामाजिक भी, पारिवारिक भी और आपका स्वास्थ्य भी, सभी जो है आपको प्रभावित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा किस लिपि से संबंधित है ना, किस लिपि से संबंधित है, आया हुआ प्रश्न है यह। ऑप्शन अ में देखते हैं फारसी, ऑप्शन ब में है देवनागरी, ऑप्शन स में है गुरुमुखी, और ऑप्शन द में है इनमें से कोई नहीं, है ना। ये प्रश्न तो बहुत इजी है, ये प्रश्न सभी को आता है। ऑप्शन ब जो है आपका वह बिल्कुल सही है, यानी कि हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि देवनागरी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है, भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। ऑप्शन अ में देखिए निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन ब में है वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, ऑप्शन स में है भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, और ऑप्शन द में है आपका उपरोक्त सभी, है ना। मूल्यांकन की बात हम कर रहे हैं तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बिल्कुल। व्यवहारगत परिवर्तन है, बिल्कुल। और उद्देश्यों की पूर्ति की सीमांकन भी इसे कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो है वह बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन आ में देखिए तार्किक योग्यता का विकास, ऑप्शन ब में है मनन शक्ति का विकास, ऑप्शन स में है दोनों का विकास, और ऑप्शन द में है कोई नहीं, है ना। मौन वाचन शिक्षण, मौन वाचन का हमने पहले भी प्रश्न दिया था आपको, का उद्देश्य है, क्या उद्देश्य होगा, तो देखिए तार्किक योग्यता का विकास भी होता है इसका उद्देश्य, और मनन शक्ति का विकास भी इसका उद्देश्य होता है, यानी कि ऑप्शन जो स है वह आपका बिल्कुल सही होगा, दोनों का ही आपका विकास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। देखिए, जब बच्चा किसी सीखी हुई बात का प्रयोग करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। क्या कह रहे हैं, सीखी हुई बात का प्रयोग करता है, बच्चे ने जो है बात को सीख लिया है और अब उसका वह क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है ना, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कहने का मतलब। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन आ में देखिए अधिग्रहण, ऑप्शन ब में है अधिगम, ऑप्शन स में है प्रेरणा, और ऑप्शन द में है शिक्षण। ठीक है, तो सीखी हुई बात के प्रयोग को हम क्या कहते हैं, ऑप्शन आपका जो अ है वह बिल्कुल सही होगा, यानी बालक क्या कर रहा है, अधिग्रहण कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।